हेलो स्टूडेंट्स, तो होपफुली आप सब अपने घरों में बहुत सुरक्षित होंगे और अच्छे से अपनी स्टडीज़ कर रहे होंगे। अब पेपर आने वाले हैं, ठीक है। तो आपका चैप्टर सेकंड है इकोनॉमिक्स में द सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। आज हम इसी के बारे में पूरी डिस्कशन लेंगे यहाँ पे। अभी के लिए जो मैं टॉपिक्स डिस्कस कर रही हूँ वो है इकोनॉमिक एक्टिविटी, देन आफ्टर इकोनॉमी की क्लासिफिकेशन, उसकी एक्टिविटीज़ के बेस पर हिस्टोरिकल चेंजेस हम देखेंगे कि तीनों ही सेक्टर जो भी मैं डिस्कस करूँगी उसमें चेंजेस किस तरह से आए, और फिर उसके बाद में हम जीडीपी कंट्रीब्यूशन वगैरह वगैरह इसके अंदर देखेंगे, ठीक है। तो पहली चीज़, जो पहला टॉपिक है हमारा यहाँ इकोनॉमिक एक्टिविटी से है ना। व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक एक्टिविटी? तो अगर मैं किसी भी एक्टिविटी को मॉनिटरी वैल्यू में डाल दूँ, मॉनिटरी वैल्यू में डाल दूँ किसी भी एक्टिविटी को, भाई मुझे किसी काम के बदले में पैसे मिल रहे हैं तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। लेकिन अगर किसी भी एक्टिविटी या किसी भी काम के बदले में मुझे पैसे नहीं मिल रहे हैं तो वो मेरी इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। गेटिंग माई पॉइंट? किसी वर्क के बदले में अगर मुझे पैसे मिल जाते हैं तो वो मेरी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। अगर लेकिन किसी वर्क के बदले मुझे पैसे नहीं मिलते तो वो मेरी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। टेक अप एन एग्जाम्पल, आपके घर में आपके जो मदर हैं या आपके घर में जो भी केयर गिवर पर्सन हैं, क्या आप उनको अपने वर्क के बदले में पैसे देते हैं? नहीं देते, तो वो एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। लेकिन उसी जगह पर अगर आप किसी मेड को अपने घर में रखें और वो आपके लिए काम करे तो आपको उसको मंथली पेमेंट देनी पड़ेगी। समझ गए? तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर दोज एक्टिविटीज़ इन रिटर्न टू दैट वी आर गेटिंग द इकोनॉमिक बेनिफिट। कोई भी इकोनॉमिक बेनिफिट हमें मिलता है उस एक्टिविटी को करने से, ठीक है, उसके रिटर्न में पैसे मिलते हैं। दूसरी चीज़ आती है इकोनॉमी की क्लासिफिकेशन। अब इस एक्टिविटीज़ के बेस पर अब मैंने बता दिया कि इकोनॉमिक एक्टिविटी है, मतलब कुछ पैसा मिले, कोई भी काम करो उसके बदले में पैसे मिल रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात करूं, इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात करूं, ठीक है, तो इसी एक्टिविटीज़ के अंदर हम तीन सेक्टर्स को डिनोट करते हैं। पहला प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी, देन आफ्टर टर्शरी, ठीक है। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर वो सेक्टर जहाँ पर आप नेचुरल रिसोर्सेज को डायरेक्टली एक्सप्लॉइट करते हैं, जैसे एग्रीकल्चर। एग्जाम्पल लीजिए एग्रीकल्चर, बड़े सारे लोग एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व हैं, एग्रीकल्चर की जितनी एक्टिविटीज़ है उसको करते हैं और उसके बदले में पैसे कमाते हैं, है ना। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ देखी हमने, ऐसी एक्टिविटीज़ जिससे पैसे मिले। तो इस एक्टिविटीज़ के बेस पर मैंने तीन सेक्टर में इसको डिवाइड कर दिया। पहला सेक्टर है प्राइमरी सेक्टर, दूसरा है सेकेंडरी सेक्टर और तीसरा है टर्शरी सेक्टर, इज़न्ट इट? अब प्राइमरी सेक्टर में कौन सी एक्टिविटी आती है? ये वो एक्टिविटी है जहाँ पर आप डायरेक्टली नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। सेकेंडरी सेक्टर क्या है बेटा? सेकेंडरी सेक्टर वो सेक्टर है जहाँ पर इन्हीं रिसोर्सेज का प्रोसेसिंग होती है, ठीक है। तो इस तरह से प्राइमरी सेक्टर इज ऑल्सो द प्रोवाइडर ऑफ रॉ मटेरियल, प्रोवाइडर ऑफ रॉ मटेरियल। अभी हम इसी चीज़ को देखेंगे बेटा, कैसे? देखो, एग्रीकल्चर खेती, मछली पालन करना, फिशरी, लंबरिंग करना, लकड़ियों को काटना, ये सब देखो, ये जितने भी काम है जिसमें हम नेचुरल रिसोर्सेज को डायरेक्टली लेकर के आप इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं, है ना। डायरेक्टली इनकी मदद से आप क्या कर रहे हैं? पैसे कमा रहे हैं, है ना। अब यही तो वो चीज़ें हैं जिनसे मैन्युफैक्चरिंग होती है, फैक्ट्री में जाता है। तो आप इसको एक तरह से आप समझिए ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, ये तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है जहाँ पर सामान बनता है। तो सामान बनने के लिए कच्चा माल भी तो चाहिए, तो कच्चा माल कहाँ से मिलेगा? यहीं से तो मिलेगा। तो हैंस प्राइमरी सेक्टर इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज एन प्रोवाइडर ऑफ रॉ मटेरियल टू द सेकेंडरी सेक्टर, ओके, इजंट इट? तो
यहाँ से ही इसकी रॉ मटेरियल यहाँ पर आती है, तो यहाँ पर वैल्यू एडिशन किया जाता है, वैल्यू एडिशन किया जाता है, ठीक है। और प्रोसेसिंग होती है, प्रोसेसिंग होती है, वैल्यू एडिशन होता है, जिससे एक फाइनल प्रोडक्ट तैयार किया जाता है, फाइनल प्रोडक्ट तैयार किया जाता है। अब मैं आपको ये फाइनल प्रोडक्ट के बारे में अभी कुछ ही समय बाद मैं इसको वापस से आपको डिस्कस करूँगी कि फाइनल प्रोडक्ट क्या होता है, ठीक है। तो अभी छोटा आप ये समझिए कि क्या प्राइमरी सेक्टर हम डायरेक्टली नेचुरल पूरे रिसोर्सेज को क्या करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं। यहाँ से ये नेचुरल रिसोर्सेज कहाँ पर जाते हैं, जो एक्सप्लॉइट किए हुए रॉ मटेरियल्स ये जाते हैं यहाँ पर, और फिर इसके बाद ये प्रोसेस होकर के हमारे और आपके पास आते हैं, ठीक है। अब ये जो टर्शरी सेक्टर है वो क्या है, देखो अगर मैं देखूँ ना तो ये तीनों ही सेक्टर एक दूसरे के ऊपर इंटर रिलेटेड है, ये तीनों ही सेक्टर एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड है। कैसे इंटर रिलेटेड है, देखो प्राइमरी सेक्टर प्रोडक्शन करता है, सेकेंडरी सेक्टर को वो रॉ मटेरियल देता है, कच्चा माल देता है, तब तो वो जाकर के प्रोडक्शन कर पाता है, ठीक है। अच्छा, वो इसके माल को ये एक्वायर करता है, तभी तो ये ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाता है, ज़्यादा कमाई कर पाता है, तो दोनों ही इंटरलिंक्ड हैं, पहली चीज़ तो ये। दूसरा, आज की डेट में आप देखिए तो कृषि एक आधुनिक समय में आ चुकी है, मॉडर्न डे फर्टिलाइज़र, मॉडर्न डे ट्रैक्टर्स, मॉडर्न डे पेस्टिसाइड्स, अलग अलग उर्वरक, कितने सारे केमिकल्स एंड ऑल, सीड्स हो गए, है ना, मैन्युफैक्चर, जितने भी आप कहिए कि रिसोर्सेज, ऐसे ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो खेती बाड़ी में यूज़ होते हैं, वो सब कहाँ से मिल रहे हैं, वो सब फैक्ट्रीज ही तो प्रोवाइड करती हैं। तो ये आपस में ये तो दोनों लिंक हैं ही हैं, ये तो 100% है। लेकिन अगर मैं टर्शरी सेक्टर की बात करूँ ना, तो ये तो बैकबोन है इन दोनों के लिए। अगर ये टर्शरी सेक्टर बेटर ढंग से काम ना करे तो ये दोनों ही सेक्टर अपने लेवल पर काम नहीं कर पाएंगे। कैसे नहीं कर पाएंगे, देखिए एग्रीकल्चर जो है आपकी बेटा, एग्रीकल्चर से सामान बन के, मान लिया एक एग्जांपल देती हूँ मैं, शुगर केन, एग्जांपल लीजिए आप शुगर केन। शुगर केन खेती में हो गया, मतलब फील्ड पर तैयार है, फील्ड पर प्रोड्यूस हो गया। अब होगा क्या, शुगर केन क्या यहाँ पड़े पड़े अपने आप से शुगर बन जाएगा? नहीं बनेगा, इसको फैक्ट्री तक पहुँचाना पड़ेगा, फैक्ट्री तक पहुंचाना पड़ेगा, फैक्ट्री फर्दर प्रोसेसिंग करके इससे शुगर बनाएगी, इजंट इट? फैक्ट्री तो बाद में इसको प्रोसेसिंग करेगी और इससे शुगर बनाएगी। तो इट मीन्स यहाँ से इस फील्ड से इस पूरी ज़मीन से, जो जहाँ खेती हो रही थी, वहाँ से फैक्ट्री तक ले जाने के लिए क्या, किस चीज़ की ज़रूरत पड़ी? ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ी कि नहीं पड़ी? बिल्कुल पड़ी। अच्छा, फैक्ट्री में आ गया तो शुगर तुरंत बन गया? नहीं, यहाँ पर उसको स्टोर भी करने के लिए जगह चाहिए। तो हाँ, ये ठीक है, वेयर हाउस हो गए, ओके। वास्ट लेवल पर पैसे चाहिए, कुछ काम करना है तो पैसे, सबके पास हमेशा कैश अवेलेबल नहीं होता, तो ऐसा भी है कि लोन भी ज़रूरत पड़ती है, लोन की भी रिक्वायरमेंट पड़ती रहती है दोनों ही सेक्टर्स में। तो लोन के लिए कौन है? बैंक्स हैं। रिक्वायरमेंट आ गई तो क्या है बेटा, ये वेयर हाउसेस, ट्रांसपोर्ट, बैंक, क्या है ये है सर्विस प्रोवाइडर। और यही सर्विस प्रोवाइडर आते हैं आपके टर्शरी सेक्टर में। ठीक है, ये इसको इसीलिए सर्विस सेक्टर भी बोला जाता है। ये वो सेक्टर है जहाँ सेवाओं के बदले में पैसे मिलते हैं। ठीक है, ये वो सेक्टर है जहाँ पर सेवाओं के बदले में पैसे मिलते हैं। तो ठीक है, हमने देखा कि इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी जिस एक्टिविटी के बदले में मुझे पैसे मिले। अब मैंने इसी इकोनॉमिक एक्टिविटी को 3 सेक्टर्स में डिवाइड कर दिया। पहला तो या तो आप उस तरह की एक्टिविटी करेंगे प्राइमरी एक्टिविटी अगर आप करते हैं, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, आप कैटल रियरिंग हो गई, पशुपालन हो गया, फिशरी हो गया, लेम्बरिंग हो गई, लकड़ी को काटना हो गया, ये सब काम करते हैं। अच्छा, इस काम से जो पैसे मिलते हैं वो प्राइमरी सेक्टर की कमाई हो गई। दूसरी सेकेंडरी सेक्टर की कमाई होगी, जहाँ मैन्युफैक्चरिंग होती है, यहाँ से सामान जा करके। और टर्शरी के बिना ये दोनों ही सेक्टर काम नहीं कर सकते। इतना क्लियर है बेटा? हाँ।
तो ठीक है, हमने यहाँ पर इतना ओवरव्यू ले लिया इसका। अब इसके बाद में हम डिस्कस करते हैं हिस्टोरिकल चेंजेस कैसे रहे बेटा। What do you mean by the historical changes came in respect to the primary sector, secondary sector and tertiary sector if we are talking about to the contribution of GDP. But before moving towards the topic of GDP, हम पहले तो GDP को समझें कि GDP होती क्या है। तो if I consider the topic of GDP, simply if I consider the topic of GDP, इसके अंदर हमेशा समझना बेटा GDP means gross domestic product। इसको कहा जाता है हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद, इसको मैं अब आपके पास एक बढ़िया से समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ग्रॉस मतलब पूरा, टोटल, डोमेस्टिक, बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री, इकोनॉमिक टेरिटरीज ऑफ अ कंट्री, इकोनॉमिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री, और में कितना प्रोडक्शन हुआ, मेरी डोमेस्टिक टेरिटरी में कितना प्रोडक्ट हुआ। अब इसके लिए तो ये पता करना पड़ेगा कि आपकी डोमेस्टिक टेरिटरी होती क्या है, इजंट इट, कि आपकी डोमेस्टिक टेरिटरी होती क्या है। अगर मैं डोमेस्टिक टेरिटरी को अलग से डिफाइन करूं तो इसमें आपका पूरा एक क्लास ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अभी जो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से समझने वाली चीज़ है वो इतनी है कि इंडिया के अंदर विद इन द पॉलिटिकल बाउंड्री ऑफ योर कंट्री वॉट एवर द प्रोडक्शन हैज़ बीन डन इन प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर, द होलसम इंक्लूजन ऑफ दीज 3 सेक्टर्स इज कंसिडर्ड एज एन GDP। तीनों ही सेक्टर में जितना प्रोडक्शन हुआ, and production in the term of monetary value, if we are involving whole monetary value in one place, then that money value is considered as GDP। अब मैं समझाती हूँ, देखो कैसे। मान लीजिए प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी है एंड टर्शरी है, isn't it? ठीक है, प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर है, टर्शरी है। प्राइमरी में सारी खेती बाड़ी मिला ली, सारी फिशिंग मिला ली, और सबका मान लीजिए 100 क्विंटल वीट प्रोड्यूस हुआ, मान लीजिए, ठीक है। यहाँ पर 100 कार मैन्युफैक्चर हुई, एग्जाम्पल दे। यहाँ पर 50 डॉक्टर्स ने अपनी सर्विस दी। लो, मैं ये लिखने जाऊँगी GDP में कि 100 क्विंटल वीट प्रोड्यूस हुआ, 100 कार हो गई और 50 डॉक्टर आ गए, ऐसा नहीं लिखा जाएगा। इनकी मॉनेटरी वैल्यू को कैलकुलेट किया जाता है। मॉनेटरी वैल्यू कैसे? मान लीजिए 100 क्विंटल की कीमत जो मिली मुझे मार्केट में वो मिली 50,000। 100 कार की जो कीमत मिली वो मुझे मिली 1 लाख। 50 डॉक्टर से जो मुझे पैसे मिले वो 1,50,000। तो इस तरह से जब मैं इंक्लूजन करूंगी तो मुझे पता चलेगा कि मेरी टोटल GDP जो निकली, पूरे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जितना पैसे मिले मुझे पूरी इकॉनमी में, वो मुझे मिले 2 लाख। समझ रहे हो बात को? ये होता है कंसेप्ट इसका, ठीक है, कि यहाँ पर वॉल्यूम नहीं देखी जाती है, वैल्यू देखी जाती है। वॉल्यूम नहीं देखी जाएगी इसके अंदर कि कितना प्रोडक्ट हुआ, ना, उसकी मॉनेटरी वैल्यू को यहाँ कंसिडर किया जाएगा। क्लियर है इतना? नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अगर मैं यहाँ पर ही ये तीनों सेक्टर की अभी जो मैंने बात करी, तो मुझे एक थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि पॉलिटिकल बाउंड्री क्या होती है। व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिटिकल बाउंड्री, इजंट इट? सो रफली आई एम ड्राइंग हियर अ डायग्राम, और उसके बाद आप थोड़ा सा उसको रिलेट करिए। ओके बेटा?
इतना अच्छा तो डायग्राम नहीं है, लेकिन फिर भी काम चलाओ, देख लीजिए। ठीक है, ये हमारा ये जो पार्ट है इंडिया का, और ये जो पार्ट है ना, ये आ गया हमारा ईस्टर्न कोस्ट, और ये हमारा आ गया वेस्टर्न कोस्ट। इतना समझ में आता है? ईस्टर्न कोस्ट में ये जो मेरी बाउंड्री है ना, ये पूरी तो पूरी पॉलिटिकल बाउंड्री है ही, मतलब प्रोडक्शन यहाँ मेरे देश में कहीं पर भी हुआ तो वो तो मेरी डोमेस्टिक प्रोडक्ट है ही है। लेकिन इसके अलावा ये जो पॉलिटिकल बाउंड्री है, यहाँ से लगभग 200 नॉटिकल माइल्स तक मेरी टेरिटरी मानी जाती है। ठीक है, इसको बोला जाता है EEZ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन 200 नॉटिकल माइल्स तक यहाँ से लेकर के पार्ट के बाद से मुझे किसी से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि सर मैं यहाँ पर जाकर के तेल निकाल सकता हूँ, नहीं, मुझे यहाँ पर किसी से कोई परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब भाई मेरा अगर कोई जगह है, इलाका है, तो मैं मर्जी चाहे जो करूँ उस पर, है ना। तो इसी को बोला जाता है टेरिटरी, इज़न्ट इट। लेकिन अभी आगे जब आप देखेंगे तो टेरिटरी और वास्ट टर्म में डिफाइन होती है, ये ध्यान में रखिए। अभी लेकिन आपके चैप्टर के अनुसार हमने इतना ही समझना है कि डोमेस्टिक टेरिटरी मतलब ये इलाका समझ लो और पूरे इंडिया का बॉर्डर समझ लो। यहाँ पर जितनी प्रोडक्शन हुई विद रिस्पेक्ट टू प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर, तीनों ही प्रोडक्शन को जब हम टोटल आउट कर लेते हैं वो हो जाती है हमारी GDP। तो आपसे कोई पूछे कि प्राइमरी सेक्टर की प्रोडक्शन ली जाती है, बिल्कुल ली जाती है, सेकेंडरी की ली जाती है, ली जाती है, टर्शरी की ली जाती है, ली जाती है, ठीक है, लेकिन मॉनेटरी वैल्यू को लिया जाता है। अब इसमें अगर किसी बाहरी देश का इंक्लूजन हो, मान लीजिए बाहर की देश की किसी की प्रोडक्शन को इंक्लूड कर रही हूँ, तो वो नहीं होगा। हाँ, अगर बाहर के देश में आपकी ही कंट्री का टेरिटोरियल बेस कोई है, जैसे कि मान लीजिए इंडिया की एम्बेसी काम करती है अमेरिका में, तो वो जो इंडिया की एम्बेसी अमेरिका में काम कर रही है ना, वो अमेरिका के अंदर तो है लेकिन टेरिटरी हमारी है, क्योंकि दैट पर्टिकुलर एम्बेसी इज हैविंग द फ्लैग ऑफ इंडिया। ये कॉन्टेक्स्ट आ जाता है बस। बाकी अगर कोई प्रोडक्शन या कोई इकोनॉमिक इंटरेस्ट किसी दूसरे कंट्री में हो तो फिर वो हमारी कंट्री की GDP में नहीं आएगी। इतना क्लियर? इसके बाद में देखिए, इसके बाद में देखिए हिस्टोरिकल चेंजेस इन द सेक्टर, अर्ली, लेटर, अब नाउ, अब क्या रह रहा है इसका। तो अगर मैं सेक्टर की देखूं तो फर्स्ट जो हमारा प्राइमरी सेक्टर था, ठीक है, तो इसका डोमिनेंस ज़्यादा रहता था कंसेप्ट ऑफ GDP के तौर पर अगर हम समझे तो। पहले प्रोडक्शन जो देखी जाती थी, प्रोडक्शन के टर्म में देखा जाए सबसे ज़्यादा जो पैसे मिलते थे वो प्राइमरी सेक्टर से देखे जाते थे। और अभी भी हम समझे तो नियर अबाउट 60% तो लोग अभी भी इन्वॉल्व हैं एग्रीकल्चर में एंड प्राइमरी रिलेटेड एक्टिविटीज़ में। लेकिन उसके बाद मोर देन 100 ईयर्स लेटर, उसके बाद भी काफ़ी समय बाद इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया। 18वीं शताब्दी के आसपास, 18th सेंचुरी के आसपास ब्रिटेन में। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एक जगह पर आया लेकिन आइडियाज़ बहुत जगहों पर स्प्रेड होते हैं, है ना। मशीन्स आना शुरू हो गई, तो जैसे जैसे मशीन्स आना शुरू हुई ऐसे ऐसे सेकेंडरी सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट हो गया। लेकिन अगर मैं आज की डेट की बात करूँ तो टर्शरी सेक्टर का बहुत ज़्यादा बोलबाला है। तो अगर मैं बात करूं कि प्रोडक्शन के मैटर में आज की डेट में सबसे ज़्यादा GDP मतलब सबसे ज़्यादा वैल्यू जो इंक्लूड करता है वो देता कौन है? सर्विस सेक्टर देता है। कौन देता है? सर्विस सेक्टर देता है। क्लियर? इसको दिमाग में बिठा लो। आज की डेट में मनी वैल्यू सबसे ज़्यादा कहाँ से निकल रही है? सर्विस सेक्टर से निकल रही है। ठीक है, इसके कई सारे रीज़न हैं। देखो, खेती बाड़ी हो रही है, ठीक है, खेती बाड़ी में न्यू टेक्नोलॉजीज़ लग रही हैं
और वो टेक्नोलॉजीज़ का इनोवेशन कहाँ होता है? सर्विस सेक्टर में। सेवाएं वहीं हो रही हैं, इंजीनियरिंग वहीं होती है, इंजीनियर अपनी सर्विस वहीं प्रोवाइड कर रहा है, वही वो चीज़ें फाइंड भी कर रहा है कि कैसे कैसे हम नए संसाधन यूज़ कर सकते हैं। गेटिंग माई पॉइंट। दूसरा, अगर मैं बात करूं कि टर्शरी सेक्टर और क्यों आया अच्छे से, लोगों की इनकम पॉकेट मनी अच्छे से बढ़ रही है, तो लोग बाहर घूमना फिरना पसंद कर रहे हैं, टूरिज़्म बढ़ रहा है, तो टूरिज़्म भी कहाँ है? सर्विस सेक्टर में। ठीक है, ट्रांसपोर्ट देखिए आज की डेट में इतना बढ़ रहा है, ठीक है, तो वो भी हमारा सर्विस सेक्टर में आया, इस वजह से भी वहाँ से वैल्यू ज़्यादा मिल रही है। आज देखिए कोई ऐसा गांव नहीं बचा जहाँ पर प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइड ना हो, है ना, समझ रहे हैं आप? प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइड ना हो या वहाँ हॉस्पिटल ना हो, या छोटे से छोटे गांव में भी आपको प्राइमरी शिक्षा केंद्र तो मिल ही जाते हैं। तो ये सब क्या है? ये सब सर्विस प्रोवाइड करने की तो जगह है। जैसे जैसे इनका इंक्रीमेंट हो रहा है, ऐसे ऐसे सर्विसेज का भी इंक्रीमेंट हो रहा है। सर्विसेज, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द सर्विसेज सेक्टर, तो मोर एंड मोर इफ़ यू आर गिविंग योर सर्विसेज, मोर एंड मोर रेम्यूनरेशन यू आर गेटिंग, उसके बदले में पैसे भी उतने मिल रहे हैं। तो इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी विद रिस्पेक्ट टू 3 सेक्टर, तो हमें साफ साफ पता चल जाता है कि टर्शरी सेक्टर से मनी वैल्यू सबसे ज़्यादा मिलती है। ओके, यही चीज़ मैंने यहाँ पर भी बता दी है कि कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी विद रिस्पेक्ट टू, अगर मैं बात करूँ 1973 की, 74 की, तो इस समय में ना, जो अगर मैं ये देखूँ, एक बार बना देती हूँ, ये बताती हूँ मैं, मान लीजिए ये प्राइमरी का था, ये सेकेंडरी का था और ये टर्शरी का था। अगर मैं बार के तौर पर अगर प्रेजेंट करूँ ना, तो प्राइमरी में टोटल जो प्रोडक्शन होती थी वो सबसे ज़्यादा हुआ करती थी 1973-74, लेकिन अब इसी चीज़ को उल्टा कर दीजिए, आज की डेट में जो प्रोडक्शन हो रही है वो कुछ इस तरह से हो रही है। ठीक है, प्राइमरी थोड़ा कम है, सेकेंडरी भी थोड़ा कम है, लेकिन सर्विसेज सेक्टर सबसे ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि नए नए जो इनोवेशंस हो रहे हैं, नए नए सेक्टर्स का जो निर्माण हो रहा है या इन्वॉल्वमेंट आ रही है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अगर आप देखें रुझान, तो टूरिस्ट इतने बढ़ गए हैं, टूरिज़्म इतना बढ़ गया है, बैंक्स इतने बढ़ गए हैं, हॉस्पिटल इतने बढ़ गए हैं, स्कूल्स वगैरह हैं। तो ये सब क्या है बेटा? यहाँ पर सर्विसेज प्रोवाइड करी जाती हैं। तो अगर सर्विसेज प्रोवाइड करने की जगह बढ़ी हैं, तो वहाँ से वैल्यू भी बढ़ेगी, उनका रिटर्न भी बढ़ेगा। तो होप आपको इतने टॉपिक्स अच्छे से समझ में आए हैं। ये आप 1973 का रख दीजिए इसको, और इसको और इसको, इस वाले को अगर अब मैं दिखाऊं 2013-14 का ले लीजिए, ठीक है। 13-14 में अभी जो सिनेरियो है वो कैसा है कि सर्विस सेक्टर से ज़्यादा मनी वैल्यू होती है। ओके बेटा, थैंक यू।